वेलकम करता हूँ एजुकेशन आर्ट्स की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अनवर आलम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कम नंबर आने का एक कारण होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लोग नहीं सॉल्व करते, जिनकी वजह से उनके रिजल्ट में कमी आ जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के देखो कितने फायदे हैं। एक तो फायदा ये हो जाएगा कि हमें अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। दूसरा ये कि क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है और कौन कौन सी क्वेश्चन आने की संभावना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप का भी बोर्ड एग्जाम 2024 में है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए, जरूर देखिए। तो हम इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर के ऑल सब्जेक्ट, जो आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए और देखिए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। इससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपका तैयारी कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत समय कम है। और चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 1 है। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920 और ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1922। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन सी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो लोग दे रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1928 और ऑप्शन सी है 1932 और ऑप्शन डी है 1935। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आया था ऑप्शन नंबर बी 1928 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ये सब आप लोग, अगर आपका गलत हो रहा है या सही हो रहा है तो आप कॉपी में लिखते चलिए। और एक काम और कीजिए आप लोग कि इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को लिख लीजिएगा कौन सही हो रहा है, और उसके बाद या हम टिक मार के डाल देंगे। इस फ्री पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? दांडी मार्च से शुरू हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। ठीक है, तो दांडी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन ए है बारदोली, ऑप्शन बी है दांडी और ऑप्शन सी है वर्धा और ऑप्शन डी है चंपारण। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला
किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन कहाँ शुरू किए थे, तो ये चंपारण में किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1921। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट 1921 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1921 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी है 1915 और ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1920, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, और जो लोग सी दे रहे हैं वो अपना एक नंबर जोड़ लें, और जो लोग गलती दे रहे हैं वो टेंशन मत लो, बस हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, ठीक है। आप लोग वहाँ ज्वाइन होखिए और पीडीएफ को देखिए और उसे याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत समय कम है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपके रिजल्ट कम आने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम 25% क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि बोर्ड इतना क्वेश्चन लाएगा कहाँ से, जो लाएगा किताब से लाएगा। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 10, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी है 1906 और ऑप्शन सी है 1911 और ऑप्शन नंबर डी है 1914, ठीक है। तो बंगाल के विभाजन कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 को हुआ था, 20 जुलाई, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर 20 जुलाई 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है। चलिए और बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है रामानंद के शिष्य कौन थे। ऑप्शन ए है रायदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है धत्त एवं पन्ना और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो रामानंद के शिष्य, ये तीनों आदमी रामानंद के शिष्य थे, तो इसमें डी नंबर आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था। ऑप्शन ए है कबीर दास का, ऑप्शन बी है नानक का और ऑप्शन सी है रैदास, ऑप्शन डी है मीराबाई। तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 13 है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा और ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अजमेर। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में स्थित है, अजमेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है गुरु नानक और ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। देखिए काशी के जगह पे बनारस भी दे सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काशी को बनारस भी कहा जाता है, आधुनिक बनारस के नाम से काशी को जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही होगा। कबीरदास का जन्म बनारस में हुआ यानी काशी में हुआ, ठीक है। इसलिए मैं काशी को और बनारस इसलिए बता दिया हूँ ताकि ऑप्शन अगर बोर्ड चेंज करे तो आपको घबराना नहीं है, बस उसको पढ़े रहिएगा तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर है। 15 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, ठीक है। ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है चैतन्य और ऑप्शन डी है रामानंद। तो बीजक में कबीरदास, बीजक में किसके हैं, तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हेनसांग किस देश का यात्री था। ऑप्शन ए है यूनान, ऑप्शन बी है इटली और ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है मोरक्को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हेनसांग कहाँ का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेनसांग कहाँ का था, चीन का था। हेनसांग कहाँ का था, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी चीन। और ये हेनसांग था चीन का था, ठीक है। और ये मोरक्को के कौन थे, तो मोरक्को के इब्न बतूता थे, ठीक है। और इटली के कौन थे, इटली के फ्रांसवा बोर्नियर नहीं थे, इटली के थे आपका, चलिए हम उसको आगे देख लेंगे, अभी भूल गए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है इब्न बतूता और ऑप्शन डी है अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ठीक है। इनका पूरा नाम है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। तो तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो तहकीक हिंद अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत थे। और अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट स्यूएल, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज और ऑप्शन सी है अलबरूनी और ऑप्शन डी है फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए ये कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है और ये किनके शासनकाल में और किनके दरबार में आए हुए थे मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये आपको बताना है कि किस शासक के दरबार में ये आए हुए थे, ठीक है, राजदूत के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर हाल में देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कम से कम 25% आता है। क्वेश्चन बोर्ड कहाँ लाएगा, कहाँ से इतना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है अलबरूनी किसके साथ भारत आया। ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है तैमूर और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया, ठीक है। मोहम्मद गजनवी 1014 में ख्वारिज़म पर आक्रमण किए और वहाँ से बहुत सारे विद्वानों को और कवियों को अपने साथ लेकर आए, कहाँ, अपने राजधानी गजनी लेकर आए, ठीक है। वहाँ अलबरूनी को भारत के बारे में जाना और भारत के प्रति इसको रुचि जगी, तो उसको इच्छा किया कि भारत आने की, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है शाहजहां, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। और जहांगीर का शासनकाल आप लोग बताइए, जहांगीर का शासनकाल कितना है, जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा इसको आप लोग कॉपी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगन और ऑप्शन डी है विजयनगर। तो विजयनगर ये, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। विजयनगर ये हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं है, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे ही स्थित है और ये कहाँ है, तो गुजरात में। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा।
आ सकता है, तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, ठीक है, किसने किया था ये कमेंट में आप बताइए। और कालीबंगा की खोज 1960 में, ठीक है, थापड़ या लाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में कोई एक दिया होगा तो उसको आप मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए है 1784, ऑप्शन बी है 1835, ऑप्शन सी है 1861 और ऑप्शन डी है 1902, ठीक है। तो इस विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में सॉरी मद्रास में किया था। और ये कब किया था? तो 1784 में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया? देखिए एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, दोहरा डबल आ गया है, मतलब एक ही पेज को दो बार स्कैन कर लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर चलते हैं। 22 तक हम उसमें कर लिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, और ऑप्शन सी 1927, और ऑप्शन डी है 1931। तो 1931 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और 1922 में रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो संभवतः किसी विशेष प्रकार के पूजा या कहे कि पर्व त्योहार में उसको नहाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 है, धौलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है पंजाब, ठीक है। तो धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है। और धौलावीरा से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, धौलावीरा से उपकरण में छेद करने के, ठीक है, साक्ष्य भी मिला है। छेद करने के कुछ हस्त वाले मशीन मिले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है पंजाबी, और ऑप्शन डी है सिंधी। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगन, और ऑप्शन डी है रोपड़, ठीक है। विशाल स्नानागार मैं बता चुका हूँ ऊपर मोहनजोदड़ो, तो इसको कमेंट में आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऊपर बता चुका हूँ मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, विशाल स्नानागार। चलिए ठीक है, इसको आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन नहीं आता है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी है अभिलेख, और ऑप्शन डी है भानावेश, ठीक है। तो साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है साहित्य नहीं आता है पुरातत्व के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है लैखिक की तरह, ठीक है। ये अभिलेख की तरह पुरातत्व के अंतर्गत ये साहित्य नहीं आता है, ठीक है। ये लौकिक पुस्तक के अंतर्गत आता है, यानी धार्मिक पुस्तक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है भभुआ, और ऑप्शन डी है रावी। ये भी बता दिया हूँ कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भभुआ नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन भभुआ नदी के किनारे, लोथल भभुआ नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, किस किस धर्म त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य? ऑप्शन ए है ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पुस्तक है, ठीक है।
त्रिपिटक किस धर्म के पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म के पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजतरंगिणी के लेखक राजतरंगिणी किसने लिखा था? ऑप्शन ए है कौटिल्य ने, ऑप्शन बी है कल्हण ने, ऑप्शन सी है पाणिनि ने, और ऑप्शन डी है विशाखादत्त ने। ठीक है, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और कौटिल्य ने क्या लिखे थे? ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए है हेमू को, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी को, और ऑप्शन सी है राणा संगा को, और ऑप्शन डी है उमर शेख मिर्जा को। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और ये पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? ऑप्शन ए है तानसेन, ऑप्शन बी है सलीम चिश्ती, और ऑप्शन सी है कबीर, और ऑप्शन डी है उल्ला उदल। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, तानसेन अकबर के दरबार के प्रख्यात ये गायक थे। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा चलिए क्वेश्चन है 33, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, और ऑप्शन सी है गोमती नदी, और ऑप्शन डी है गंगा नदी। ठीक है, तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ही है, तो या तो ताजमहल पूछ सकता है या दिल्ली पूछ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, सोलह कुल किसकी नीति थी? सोलह कुल की नीति किसकी थी? तो ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, और ऑप्शन सी है जहांगीर, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। सोलह कुल की नीति किसकी थी? तो सोलह कुल की नीति किसकी थी? अकबर ने अपनाए थे सोलह कुल की नीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग इस कॉपी में नोट करते जाइएगा, कॉपी में ऑप्शन नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ अगर देता हूँ, अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं तो आप उसको प्रिंट या करा लीजिएगा यहाँ। चलिए मैं उसमें मार दूंगा, टिक मार के डाल दूंगा। ठीक, टेंशन मत लीजिए लो, बस आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, ताकि वो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो वंचित न रहे। ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आपके साथ उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो हिंदुओं पर से जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, अकबर ने समाप्त कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, आज हम लोग 50 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है निकोलो कुटी, ऑप्शन बी है अफनासी निकेतन, ऑप्शन सी है जीएस लिबिदेव, और ऑप्शन डी है डोमिंगो पेइस। ठीक है, तो भारत में, रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लिबिदेव को माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जीएस लिबिदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन
बी है 1876, ऑप्शन सी है 1902 और ऑप्शन डी है 1986। तो हम्पी को विश्व धरोहर 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर डी 1986 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विजयनगर का महात्म शासक कौन था, यानी सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो एक है, ए में है वीर नरसिंह, बी है कृष्णदेव राय, सी है अच्युत राय और ऑप्शन डी है सदाशिव राय। ठीक है, तो विजयनगर के सबसे महात्म शासक कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, ऑप्शन सी है बहमनी और ऑप्शन डी है विजयनगर। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, विजयनगर साम्राज्य से हम्पी संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1347 में, ऑप्शन बी है 1325 में, ऑप्शन सी है 1336 में और ऑप्शन डी है 1348 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है 540 में, 540 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 523 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 622 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन डी है 640 ईस्वी पूर्व। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईस्वी में वैशाली में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और महावीर स्वामी के एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है वैदिक धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है सिख धर्म। ठीक है, तो दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक का नाम था दिगंबर और एक का नाम था श्वेतांबर। श्वेतांबर मान्यता के लोग क्या किए कि वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, और दिगंबर के लोग वो भगवा कलर के वस्त्र को धारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 का है, 43 में है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन सी है रायसेन, ऑप्शन बी है रायसेन और ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन डी है भोपाल। ठीक है, तो सांची ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। ऑप्शन डी है कनिष्क। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने किए थे। कौन किए थे? अशोक ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अशोक। अशोक ने प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत की है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, बाबरनामा किसकी कृति है। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है अलबरूनी और ऑप्शन सी है इब्न बतूता, ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो बाबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा अबुल फजल लिखे थे। ये अकबर के राज्य कवि थे। ठीक है, ये अकबर के राष्ट्रीय कवि थे, और उन्होंने क्या किया कि अकबर को अपने अपने अकबरनामा लिखने यानी अपने कृति लिखने के लिए अकबर क्या किए कि उनको ये सबसे पसंद करते थे,
और अकबर क्या किए कि अबुल फजल से अपना कृति लिखवाए, इनको राज्य कवि से हटा दिए और इनके भाई को रख दिए वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अबुल फजल अकबरनामा लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं और ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। ठीक है, तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध किसके बीच हुआ था, तो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गए, जिसमें हुमायूं पराजित हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, आज हम लोग 50 ही क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर हम डालते हैं यूट्यूब पर, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, जीतल किस धातु का होता था। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है पीतल। तो जीतल किस धातु का होता था, तो जीतल तांबा का होता था। ठीक है, जीतल तांबा का होता था। क्वेश्चन नंबर 48, जहांगीर का शासनकाल कब था। 1605 से 1627 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1627 से 1668 ईस्वी और ऑप्शन सी है 58 है 1658, ऑप्शन सी है 1685 से 1707 और ऑप्शन डी है 1351 से 1388। ठीक है, जहांगीर का शासनकाल मैं बता चुका हूँ, जहांगीर का शासनकाल बता चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल था। चलिए, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 10। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया, जस्ट अ सेकंड, तो कितने भागों में बांटा गया। अकबर के शासनकाल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि मुगल काल में सबसे अगर उपजाऊ सबसे अधिक अगर कोई जमीन थी तो वो थी पोजल। याद कर लीजिएगा लोग, ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, पोजल। ये सबसे अधिक उपजाऊ भूमि थी पोजल, नोट कर लीजिएगा लोग। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नवरत्न किसके दरबार में थी। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं और ऑप्शन सी है शेरशाह, ऑप्शन डी है जहांगीर। 5 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग तेजी में बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। ठीक है, और नवरत्न विक्रमादित्य के दरबार में भी थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। जस्ट अ सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न मंडल था। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई ज़बरदस्त कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों तक शेयर करना इसको ना भूलें, क्योंकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से वंचित रह गया तो शायद उसका भी नंबर कम आ जाएगा, बहुत दुख होगा। और प्रत्येक अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्री पीडीएफ पाने के लिए, फ्री पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, ज्वाइन होना मत भूलिएगा। और अपने जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेन उन लोगों को किया जाएगा, पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस चैनल पे।
बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स 2025 की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाई बहन के पास ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।